डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर सोनिया। हम कर रहे थे हमारा साइंस का 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमने जो टॉपिक्स इसमें पढ़ लिए थे वो है हमारा मैटर हो गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हो गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डिफ्यूजन वाली टर्म भी हमारी हो गई थी, स्टेट्स ऑफ मैटर भी हमने पढ़ लिया था। आज हम करेंगे लेटेंट हीट और इवेपोरेशन। ये हमारे मेन टॉपिक रहेंगे। लेटेंट हीट के अंदर भी हमारा बहुत कुछ कंटेंट आने वाला है और इवेपोरेशन के अंदर भी बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन, जो टर्म्स मैंने आपको बताई थी, जिसमें क्या आ रहा था हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करते हैं आपने सुना होगा। जैसे टेम्परेचर हमारा होता है कभी डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, आपने देखा होगा। कई बार आपको फीवर हो जाता है। फीवर होने पे क्या बोलते हो कि हमें कितना बुखार हो गया है, 104 डिग्री बुखार हो गया है। वो 104 डिग्री तो होता है, बट वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर डिग्री सेल्सियस होता है या फिर वो केल्विन में होता है, ये मैं आज आपको समझा रही हूँ। डिग्री सेल्सियस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट को हम डिग्री एफ से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारी एक रिलेशन होती है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन, ये हमारी एक रिलेशन होता है। इससे हम अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखो मैं आपको बता रही हूं, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस को हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। हमारे ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन निकालने के लिए एक इक्वेशन बनाई गई है। इससे हम हमारा डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। मान लो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें इसको केल्विन में चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे? केल्विन में चेंज करने पे हमें उसमें डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करना पड़ता है। 0.16 को हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। इसको हम रहने देते हैं क्योंकि बहुत छोटी सी वैल्यू है ये। हम लिखेंगे ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये वैल्यू हमें क्या देगी, ये वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी, केल्विन में आ जाएगी। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमारी कितनी है, 100 प्लस 273 कितना आ जाएगा हमारा, 373। ये हमारा क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस को हम कैसे केल्विन में चेंज करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मैनी केल्विन। कैसे हम करेंगे, तो हम इसी रिलेशन से कर देंगे। डिग्री सेल्सियस कितना है, 50 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, 2 एंड 3। ये हमारे पास इतना आ गया 323 केल्विन। ऐसे हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी वैल्यू केल्विन में दे रखी है और हमें उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो हम उसमें से क्या करेंगे, हम उसमें से डिग्री सेल्सियस को केल्विन को हम उसमें से माइनस कर देंगे। मान लो हमें यही दे रखा है 373 केल्विन। ओके, अगर हमें 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, इसमें से हम क्या कर देंगे, 273 को माइनस कर देंगे। 373 माइनस 273, जो हमारी ये वाली वैल्यू है ना केल्विन की, इसको हम इसमें से घटा देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हम कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा सा फिनोमिना है। क्या करना है हमें, एक आसान सा फंडा है बिल्कुल। जैसे मान लो आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है, केल्विन में उसको चेंज करना है, तो उसमें क्या कर देंगे हम, 273 में डिग्री सेल्सियस को जोड़ देंगे। और अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है केल्विन की वैल्यू को, तो हम उसमें
क्या करेंगे, हम उसमें से 273 माइनस कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो किस में आएगी, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा जो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, 3 टेम्परेचर स्केल मैंने आपको बता दिए हैं। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हमारा क्या रिलेशन है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस को हम ऐसे लिखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, एक हमारे पास एक वैल्यू होती है जो मैंने यहां पे आपको दिखा रखी है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये हमारे पास वैल्यू होती है। ये तो हमारा डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हमारा रिलेशन आ गया है, और इस रिलेशन से हमें डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में हम अपना रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट है हमारा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को याद करके आप क्या कर सकते हो, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आप कह देते हो कि हमें 104 बुखार है, 104 बुखार है, वो डिग्री सेल्सियस में है या फिर फ़ारेनहाइट में है। हमारा जो फीवर होता है, जो हम घरों में थर्मामीटर रखते हैं, वो किसकी वैल्यू देता है हमारी, वो हमारी वैल्यू देता है फ़ारेनहाइट में। और डिग्री सेल्सियस हमारा होता है, जैसे जो ह्यूमन बॉडी होती है, एक जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी होती है या स्वस्थ इंसान होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है हमारा, कितना माना गया है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। मान लो अगर यही टेम्परेचर हमारा कितना हो जाता है, बढ़ के ये हमारा 40 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हो गया, तो अगर हमें इसको फ़ारेनहाइट में निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम 40 कर देंगे प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5 8 40, 9 8 72 प्लस 32, कितना आ गया हमारे पास 104। ये हमारा किस में आया है, ये टेम्परेचर हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट में आया है। अगर कोई ये बोले कि हम मुझे 104 बुखार है या 104 डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं, तो वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है बच्चों, वो हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे से आप भी ये बात ध्यान रखोगे, बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, ये बिल्कुल डेली लाइफ में यूज़ होने वाली बातें हैं कि डिग्री सेल्सियस हमारा जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस माना गया है। अगर वो बढ़ता है, मान लो उसमें 3 डिग्री का इंक्रीमेंट हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, और 40 डिग्री सेल्सियस को अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही अगर डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो भी हम ऐसे ही कर देंगे, यहाँ पे हम अपने डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख देंगे और हमारी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। ये आप अपना घर पे करके देखना। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा आता है एक लेटेंट हीट का हमारा टॉपिक बच जाता है, वो हम यहां से करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लेटेंट हीट करने वाले हैं। लेटेंट का मतलब ही क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ, कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो हमारा क्या होता है, हिडन। जो मतलब है तो बट हमें दिख नहीं रहा है, महसूस भी हो रहा है बट हमें दिख नहीं रहा है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ओके, लेटेंट हीट का मतलब क्या हुआ, हिडन हीट। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स its temperature remains the same, so where does the heat energy go?
जब हम किसी भी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, मान लो हमने किसका एग्जाम्पल लिया, हमने ले लिया आइस का एग्जाम्पल। आइस का एग्जाम्पल लेने के बाद क्या किया, हमने आइस को मेल्ट करना शुरू कर दिया। आइस मेल्ट हुई 0 डिग्री से, वो मेल्ट हुई, मेल्ट होने के बाद भी जब वो मेल्ट हो गई टोटल, वो जब वो वाटर में चेंज हो गई, तब भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता है। देन अगर हम बात करें, अगर हम 0 डिग्री पे उस वाटर को और भी हीट देते हैं, हीट देने के बाद टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा 100 डिग्री पे वो क्या कर देगा, बॉईल होना स्टार्ट कर देगा। बॉईल होगा, पानी के पार्टिकल्स इधर उधर जाएंगे, तो क्या होगा, उसमें से भाप निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। जब वो वेपर्स निकलेंगे उसमें से, हम नीचे से तो हीट दे रहे हैं, और जब हम उसका टेम्परेचर को मेज़र करेंगे तो वो 100 डिग्री पे ही रुक जाएगा। चाहे आप उस वाटर को कितनी भी देर तक बॉईल करते रहना, नीचे से कितनी भी हीट देते रहना, बट वाटर का और जो वाटर वेपर्स हमारे हैं उनका जो टेम्परेचर बिल्कुल ही सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, वो जो हीट हम नीचे से दे रहे हैं, हमने अपना बर्नर को जला रखा है, ऑन कर रखा है, वो हीट जाती कहाँ पे है, ये फिनोमिना मैं आज आपको समझाऊंगी। वेयर डज द हीट एनर्जी गो, जो हीट होती है वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है, वो हीट एनर्जी जाती कहाँ पे है। ओके स्टूडेंट्स, देन हम आते हैं हमारी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं तो कैसे हमें लेटेंट हीट का पता चलता है। ये हमने बर्नर ले लिया, बीकर ले लिया, बीकर में आइस है, ये क्या है, एक कोई भी रोड ले ली हमने इसको हिलाने के लिए, और ये हमने क्या ले लिया, हमारा थर्मोमीटर ले लिया, आयरन स्टैंड से इसको हमने एडजस्ट कर लिया। आइस का हमने टेम्परेचर नोट कर लिया। आइस का टेम्परेचर कितना होता है, हमारा जो वाटर हमारा किस टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे मैंने आपको समझाया था कि डिग्री सेल्सियस हमारा, तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारे जो आइस का हमने टेम्परेचर नोट किया। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम नीचे से बर्नर को हमने ऑन कर दिया है, जब यहाँ से हीट जा रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है। मेल्ट होने के बाद क्या हो रहा है, हम इसका टेम्परेचर देख रहे हैं, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन हमें अपनी बिल्कुल इस पे जो हमारा थर्मामीटर है इस पे ही अपनी आंखों को रखना होगा कि हम देखते रहें कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है। ये तो आप सोच ही रहे होगे, नीचे से अगर हीट दे रहे हैं, जो बर्फ़ है वो पानी में चेंज हो रही है, तो वो टेम्परेचर भी हमारा बढ़ना चाहिए, 0 से कुछ ना कुछ तो अप होना चाहिए। एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारी आइस है वो किस में चेंज हो जाती है, कंप्लीट वाटर में चेंज हो जाती है। बिल्कुल उसी टाइम पे जब हमारी सारी की सारी बर्फ़ पिघल जाती है, हमें उसी टाइम पे क्या करना है, अपने टेम्परेचर जो थर्मामीटर है उससे टेम्परेचर को नोट करना है। जब हम टेम्परेचर को नोट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर आप इसको अपने घर पे या स्कूल की लैबोरेटरी में करके देखोगे ना, तो बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा आपको, करके देखना आप लोग। तो तब भी हमारा जो वाटर का भी टेम्परेचर मिलेगा ना, वो भी हमारा कितना मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, सेम टेम्परेचर रहेगा। अब आपके मन में ये बात तो आई होगी ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारा जो वाटर था आइस की फॉर्म में था, और जब सारी की सारी आइस हमारी पिघल गई और वो वाटर बन गई, तब भी हमारा टेम्परेचर कितना रहा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। क्यों होता है ऐसा, कैसे हुआ, हमने नीचे से हीट तो दी, वो हीट एनर्जी गई कहाँ पे, जो आइस के जो पार्टिकल्स थे, आइस कौन सा फेज था हमारा, मैटर का सॉलिड फेज। जो हमारे आइस के पार्टिकल्स थे, ये जैसे हमारा आइस क्यूब है, आइस के पार्टिकल्स हमारे कुछ ऐसे थे, जैसे मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के जो स्ट्रक्चर दिखाया था ना मैटर के पार्टिकल्स का, ऐसे होते हैं हमारे आइस, सॉलिड फेज है मैटर का। तो हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स आइस के ऐसे थे। जब हमने नीचे से इसको हीट देना शुरू किया, पहले इसका टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, इतना हमारा टेम्परेचर होता है। 273.16 केल्विन भी लिख सकते हैं, बट 16.16 बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसीलिए हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये क्या हुआ, नीचे से हम हीट देने लगे। उस हीट ने क्या किया, जब हम किसी भी मैटर को या किसी भी मैटर में
जो भी मैटर है हमारा किसी भी स्टेट में है, जब हम उसको हीट करते हैं, हीट देने के बाद क्या होता है, ये पार्टिकल्स ऐसे बंधे हुए थे बिल्कुल ऐसी फोर्स से, क्या हुआ, हीट एनर्जी ने क्या किया, इन पार्टिकल्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, इनकी फोर्स को कम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको वो डांस वाली पिक्चर भी दिखाई थी, डांस में क्या होता है, जैसे वो बिल्कुल अपने हैंड्स को कस के पकड़े हुए थे पीछे से, और कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो ऐसे अपने हाथों को पकड़े हुए थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हाथों को बिल्कुल ऐसे ही पकड़ रखा था, फिंगर्स को टच कर रखा था, और एक बच्चों का ग्रुप आया और उन्होंने क्या किया कि उनको धक्का देना स्टार्ट कर दिया। जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी वो तो मुश्किल से ही हिले, जिनमें कम बॉन्डिंग थी वो थोड़ा सा और जल्दी दूर हो गए बच्चे, और जिन्होंने बिल्कुल ऐसे अपनी फिंगर्स को पकड़े हुए था वो बहुत ही जल्दी एक दूसरे से दूर हो गए, उनकी बॉन्डिंग टूट गई। तो इनमें क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप में थे, इनकी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा थी। जो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, आइस हमारी सॉलिड है ना, इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए क्या हुआ, हीट एनर्जी आई। हीट एनर्जी ने क्या किया, इनके जो बॉन्ड थे ये तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल थोड़ा सा दूर हुआ इससे, जैसे ये पार्टिकल है ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, फिर इनकी जो स्टेट है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। जो टाइटली बाउंड जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर हो गए। दूर दूर होने के बाद उनका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ऐसा बन गया। और ऐसा स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है, लिक्विड का होता है। जब ये आइस लिक्विड में चेंज हो गई तो जो एनर्जी थी हमारी, जो हीट एनर्जी थी, हीट एनर्जी ने क्या किया, इन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम किया। बाकी जो पार्टिकल्स थे, हमारे पार्टिकल्स तो ऐसे ही रहे ना, इन्होंने जैसे हीट यहाँ पे गई, आइस के जो पार्टिकल्स थे, ये हमारी आइस है, जब इन्होंने हीट ली, हीट एनर्जी को इन्होंने अपने में ही एब्जॉर्ब कर लिया, अपने में छुपा लिया। और अगर इन्होंने अपने में छुपा लिया कोई भी चीज़ है, उसमें अगर पावर आ जाती है तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन जाता है ना। मान लो उसको किसी दूसरी चीज़ ने जकड़ रखा है, अगर पहले तो उसमें पावर नहीं थी या फिर एनर्जी नहीं थी, जब उसमें एनर्जी आ गई तो उसने क्या किया, उस बॉन्ड को तोड़ दिया, उस जकड़न को उसने खत्म कर दिया। ऐसे ही हमारे जो आइस के पार्टिकल्स थे एक दूसरे से बिल्कुल फोर्सली बंधे हुए थे, तो क्या किया, जब उन्होंने हीट एनर्जी ली, हीट एनर्जी लेने के बाद वो एक दूसरे से अलग हो गए और वो किस में चेंज हो गए, लिक्विड में चेंज हो गए। और जो वो हीट एनर्जी थी, नीचे से हीट जा रही थी, कॉन्टिन्यू हीट दे रहे थे हम, वो हीट एनर्जी इन पार्टिकल्स ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए हमारा जो टेम्परेचर आइस का भी 0 डिग्री सेल्सियस था, और बाद में जब वो आइस टोटली वाटर में मेल्ट हो गई तब भी उसका टेम्परेचर क्या रहा, हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। ये तो था हमारा कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। ये कन्वर्जन भी बता दिया मैंने आपको, और इसमें हमने लेटेंट हीट का भी कंप्लीट कर लिया कि लेटेंट हीट होती कैसे है, कि कैसे वो छुपी हुई हीट होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर का ही चेंज है, इसमें भी हम लेटेंट हीट का करेंगे। लेटेंट हीट का इसमें हम कैसे करेंगे, पहले आइस से वाटर बना, अब हम वाटर को अगेन हीट दे रहे हैं, हीट एनर्जी देते जाएंगे, क्या हो जाएगा, वो जो हमारा वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। जैसे आप गैस पे पतीला रख देते हो, पानी आपका उबलता है, उबलने के बाद क्या है, वो उबलता रहता है, तो जो पानी है उबलने के बाद भाप में चेंज होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ, ये बीकर है, बीकर में वाटर है, हमने बर्नर को ऑन कर दिया और यहाँ पे हमने अपना क्या लगा दिया, थर्मामीटर लगा दिया। लगाने के बाद क्या हुआ कि हमारी जो हीट है, टेम्परेचर हमने नोट किया, शुरू में क्या था 0 डिग्री, थोड़ी देर बाद हमने टेम्परेचर नोट किया 20 डिग्री हो जाता है, उसके बाद हमने टेम्परेचर नोट किया 40 डिग्री हो जाता है, उसके बाद हमने टेम्परेचर नोट किया कुछ टाइम बाद, फिर मान लो 1 मिनट या 2 मिनट के बाद 60 डिग्री हो गया, फिर 70 डिग्री हो गया। एक टाइम तक तो हमारा पानी क्या था, बिल्कुल हमें एक जगह पे ऐसे कैसे दिख रहा था। जब पानी के पार्टिकल्स में एकदम से भगदड़ मच जाती है या फिर वो उबलने लग जाता है, बॉईल होने लग जाता है, तब क्या होता है, उसमें से भाप निकलनी स्टार्ट हो जाती है। उस पॉइंट पे क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है,
हमें अपने थर्मामीटर पे बिल्कुल अपनी नज़र रखनी है कि कब टेम्परेचर कितना हुआ है, उसके बाद वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आया जब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस होते ही क्या होता है कि हमारा पानी एकदम से उबलना स्टार्ट हो जाता है, जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, 100 डिग्री पे यहाँ से वेपर्स निकलने स्टार्ट हो गए, वाटर में से पानी की भाप निकलती है ना। अगर हमारे वाटर वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, हमने ये वाला टेम्परेचर नोट कर लिया। अब यहाँ का टेम्परेचर हमारा कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। हमने बर्नर को ऑफ नहीं किया, बर्नर हमारा चालू है। हम इसको कॉन्टिन्यूसली हीट दिए जा रहे हैं, पानी उबलता जा रहा है। फिर हमने क्या किया, यहाँ का टेम्परेचर नोट किया, जो हमारी ये वेपर्स थे, इनका टेम्परेचर भी क्या मिला हमें, 100 डिग्री सेल्सियस ही मिला। हीट एनर्जी तो हम दे रहे हैं, बट फिर वो हीट एनर्जी जा कहाँ पे रही है, जैसे आइस के केस में था ऐसे ही हमारा वाटर के केस में भी रहेगा। अब हमारा जो वाटर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लिक्विड का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है हमारा लिक्विड का स्ट्रक्चर। जैसे मान लो ये है हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स, ऐसा हमारा लिक्विड का स्ट्रक्चर था। नीचे से हमने इनको हीट एनर्जी दी। हीट एनर्जी देने के बाद क्या हुआ, जो ये पार्टिकल्स थे इन्होंने एनर्जी लेनी स्टार्ट कर ली, एनर्जी एब्जॉर्ब की। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिस फोर्स से ये बंधे हुए थे, तो कोई पार्टिकल पहले तो ये स्टैटिक थे, एक ही जगह पे थे। जब ये उबलने लग गया पानी हमारा, तो क्या हुआ, ये पार्टिकल इधर जाने लग गया, ये पार्टिकल इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया। जो हमारा बॉइलिंग होता है वो क्या होता है, एक बल्क फिनोमिना होता है। बल्क का मतलब होता है हमारा कि टोटल व्होल के ऊपर, जो सारे के सारे सिस्टम के ऊपर जो लगे जितना भी पानी था सारा का सारा उबल रहा था ना। ये तो है नहीं कि नीचे नीचे का पानी उबला है या ऊपर ऊपर के सरफेस का पानी उबल रहा है। टोटल कंटेनर में जितना भी पानी था, सभी के सारे में जितने भी पार्टिकल्स थे वो इधर उधर जा रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इनमें जो ये पार्टिकल्स पहले एक दूसरे से बंधे हुए थे फोर्स के कारण, वो क्या हुआ, ये सिस्टम से एस्केप होना स्टार्ट कर देते। यहाँ से इन्होंने एनर्जी ली, हीट एनर्जी ली। हीट एनर्जी लेने के बाद क्या हुआ कि इनके पास इतनी एनर्जी आ गई कि ये सिस्टम को लीव कर सके। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से ये अपना भाग गई, ऊपर भागना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ओके, इनमें एनर्जी आई, एनर्जी जिसमें ज़्यादा पावरफुल, जो मान लो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, जिस भी बच्चे में ज़्यादा पावर होगी वही तेज दौड़ेगा। तो ऐसा ही इनमें है, जिस पार्टिकल में भी ज़्यादा पावर थी वही क्या हुआ, सिस्टम को लीव करना स्टार्ट कर दिया, सिस्टम से एस्केप हो गए हमारे जो पार्टिकल्स थे, और वो क्या बन गए, वाटर वेपर्स बन गए। वाटर वेपर हमारी क्या आ गई, थर्ड स्टेट आ गई मैटर की। कौन सी स्टेट है वो, गैसियस स्टेट है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो वो हीट गई कहाँ पे, हम तो कॉन्टिन्यूसली इसको हीट दे रहे हैं ना, हमारे वाटर को हीट देने के बाद बॉईल हुआ। जब बॉईल हो रहा है तब भी 100 डिग्री सेल्सियस है। अब वाटर के बहुत, जैसे पहले हमारा बीकर में इतना सा पानी था, अब हमारा पानी इतना रह गया है, और जो इतना पानी है हमारा ये वाला, ये क्या बन गया, हमारा वाटर वेपर में चेंज हो गया है। अब भी हमारी जो वाटर का टेम्परेचर रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और अगर हम वेपर्स का टेम्परेचर देखेंगे वो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जो हमारी हीट थी, हीट एनर्जी जो हम नीचे से दे रहे थे बर्नर के थ्रू हमारे वाटर को, वो हीट एनर्जी कहाँ गई, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में, उनको तोड़ने के लिए वो एनर्जी यूज़ हुई। उन्होंने वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और क्या कर दिया, उन्होंने सरफेस को छोड़ के वो ऊपर चले गए। ओके स्टूडेंट्स, आपको लेटेंट हीट का ये फिनोमिना समझ में आ गया होगा कि लेटेंट हीट आखिर में होती क्या है। ऐसे ही आप देखते होंगे कई बार, मान लो पानी से और पानी की भाप से दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, इस चीज़ से आप बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। देखो, पानी का टेम्परेचर भी हमारा जो बॉईल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस था, और हमारा जो वेपर का जो टेम्परेचर था, भाप का जो टेम्परेचर हमने नोट किया हमारे थर्मामीटर से, वो भी कितना रहा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। बट अगर वही गर्म पानी हमारी स्किन के ऊपर गिर जाता है
और कई बार हम भाप के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो कौन सा ज़्यादा हर्ट करता है हमें, हमारी स्किन को कौन सा ज़्यादा हर्ट करता है? वो जो हमारे वेपर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा हर्ट करते हैं, क्योंकि जो वेपर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जलेंगे तो दोनों में, जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी अगर हमारे ऊपर गिर जाता है तो जल जाएंगे हम। बट अगर वही 100 डिग्री सेल्सियस वाले जो वेपर्स होंगे उनके कांटेक्ट में अगर हमारे हैंड्स आ जाएंगे ना, तो उससे हमें ज़्यादा इरिटेशन होगी, वो ज़्यादा बर्न कर देगा हमारी स्किन को। कैसे करेगा? क्योंकि जो हमारे वाटर वेपर्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोर एनर्जेटिक होते हैं वाटर के पार्टिकल्स से, क्योंकि उन्होंने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रखा होता है। इसीलिए हमारा जो वाटर वेपर होते हैं वो ज़्यादा बर्न करते हैं, किसके कंपैरिजन में? बॉइलिंग वाटर की कंपैरिजन में। ऐसे ही आइस ले लो और आप 0 डिग्री सेल्सियस वाला वो वाटर ले लो, आइस हमें ज़्यादा ठंडा फील कराएगी, और 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर होगा, जो उसी टेम्परेचर के ऊपर जो हमारी आइस थी वो वाटर में चेंज हुई थी, वो वाला क्या करेगा? थोड़ा सा ठंडा तो करेगा, बट आइस के कंपैरिजन में वो कम इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर पार्टिकल्स हैं, उन्होंने क्या कर रखा है? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रखा है। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब है, उनमें कुछ ना कुछ छिपी हुई हीट है ना, बेशक से हम मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, बट हीट तो है, क्योंकि हमने नीचे से हीट दी थी, वो हीट कहीं ना कहीं तो है ना, वो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स में है या वाटर के पार्टिकल्स में है। इसीलिए जो हमारा जो आइस होगी वो ज़्यादा कूलिंग करेगी और वाटर होगा वो कम कूलिंग करेगा। यहीं से हमारा जो मेल्टिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये वाले जो टॉपिक्स आते हैं वो निकल के आते हैं हमारे। जैसे मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग व्हेन द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। सिंपल सा एग्जांपल है हमारा आइस चेंजेस टू वाटर। जब हमारी आइस होती है वो वाटर में चेंज होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? मेल्टिंग। बॉइलिंग हमारा क्या होता है? पानी का उबलना क्या है? बॉइलिंग है। व्हेन द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। जब हमारा लिक्विड होता है वो गैस में चेंज हो जाता है, वो हमारा क्या होता है? बॉइलिंग होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको फेज चेंज में भी बताया था कि कैसे हमारी स्टेट्स कन्वर्ट होती हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। मेल्टिंग को हम क्या बोल देते हैं? मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और बॉइलिंग को हम क्या बोल देते हैं? जब गैस में चेंज हो जाता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? वेपोराइजेशन। आगे आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, ओके स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर जो सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इसमें हम ये भी लाइन ऐड कर सकते हैं, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि मैंने आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की दोनों टर्म कराई है। प्रेशर से हम क्या करते थे? एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, गैस की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या होता है? बिल्कुल इसमें हमें प्रेशर एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जितनी भी एटमॉस्फेयर की गैसेस होती हैं या जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे सिस्टम के ऊपर, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। बिल्कुल सिंपल सी टर्म है ये। तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा हो गया द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू अ गैस। लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होगा? जैसे हमारा वाटर था वो वाटर वेपर्स में चेंज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम वो वाली टर्म ऐड कर सकते हैं, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट में हमारा आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारा क्या होता है? फ्यूजन मैंने आपको बता दिया, फ्यूजन बोलते हैं हम मेल्टिंग को। जब कोई भी सॉलिड
मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद क्या होगा, सीधी सी बात है, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जैसे आइस हमारी वाटर में चेंज हो जाती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग को ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आप जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया था, समझा था उस एक्टिविटी से, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में मैंने आपको लेटेंट हीट समझाई थी, उसी में आप क्या करोगे, लेटेंट हीट जैसे कैसे समझोगे, 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड, कोई भी सॉलिड ले लिया, मान लो हमने 1 किलोग्राम क्या ले ली, आइस ले ली। आइस से मैंने आपको समझाया है तो आपको आइस से ही अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। और उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, कि जितना भी हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी के ऊपर। और उसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे वाटर का हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो आप एक बार और देख लो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है हमारी, वेपर्स में क्या चेंज होता है, लिक्विड चेंज होता है हमारा वेपर में। ओके, इसी को हम क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर और गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो क्या होता है, 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड। अब आप सोचोगे कि लिक्विड है, लिक्विड तो हमारा लीटर में हो सकता है, 1 किलोग्राम कैसे हुआ, आप मेज़र कर लो, 1 किलोग्राम लिक्विड ले लो। ओके, उसी वही जैसे 1 किलोग्राम और 1 लीटर में क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 960 कुछ हमारा ग्राम्स में आता है हमारा, जैसे 1 किलोग्राम। अगर हमने कोई भी 1 किलोग्राम लिक्विड लिया है और अगर हमने 1 लीटर लिक्विड लिया है और किलोग्राम में अगर उसको चेंज करना है तो 1 लीटर 960 ग्राम के इक्वल होता है हमारा जो लिक्विड होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम हमारा लिक्विड ले लेंगे। तो ऐसे तो हमने इसको मेजर कर लिया, तो ये क्या है हमारा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर और गैस। ओके स्टूडेंट्स, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसमें क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमारा था एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या होगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है हमारा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे मेल्टिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये आप ठीक कर लेना बच्चों। इज नोन एज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी हमारा होता है बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता क्या है, जैसे हमने क्या किया, पढ़ा था हमने, जो वाटर होता है वो वाटर वेपर में कैसे चेंज होता है। वाटर वेपर में वाटर हमारा जब हम टेम्परेचर देते हैं, जब हम जैसे बर्नर को ऑन कर रहे थे या हम अब घर पे अपनी गैस को ऑन करते हैं, तभी तो हमारा टेम्परेचर चेंज होता है और वाटर वेपर में चेंज होता है। इवेपोरेशन में भी वाटर वेपर में तो चेंज होता है, बट वो होता कैसे है, वो ऑटोमेटिक चेंज होता है। उसके लिए हमें कोई भी टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं होती है। सराउंडिंग्स से जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं और क्या कर देते हैं, अपने जो सरफेस को एस्केप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और वो वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर
बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो फिनोमिना है लिक्विड का वेपर में चेंज होना, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो उसका टेम्परेचर होगा, किसी भी टेम्परेचर पे वो क्या हो सकता है, वाटर वेपर में चेंज हो सकता है, वो हमारी प्रोसेस होगी इवेपोरेशन। ओके स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन से आगे भी हम हमारा जो टॉपिक्स है वो कंटिन्यू करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। कल वाली वीडियो में हम करेंगे कि क्या क्या हमारे जो फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, कैसे कूलिंग होती है, तो ये वाला हम कल वाली वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।